आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से। 2024 में मानो डिले की तो बारात लगी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक सारे प्रोग्राम जो है वो डिले होते जा रहे हैं। अभी कुछ प्रोग्राम्स थे जिनमें हमने डिले की खबरें सुनी, लेकिन अब इसमें अपाचे का नंबर भी आ चुका है। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि भारतीय थल सेना के लिए 6 की संख्या में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, इनकी खरीद की गई थी, जो कि तकरीबन $600 मिलियन की डील थी और इसे 2020 में साइन किया गया था। ये माना गया था कि इस वर्ष के मई या जून तक ये जो हेलीकॉप्टर है भारतीय थल सेना को मिल जाएंगे और भारतीय थल सेना भी इसको लेकर काफी खुश थी। लेकिन अब इसमें एक काफी दुखद खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी हमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेस के द्वारा ये कहा गया है कि टेक्निकल इश्यूज के चलते जो डिले है ये फेस करनी पड़ी है और यूएस साइड में कुछ टेक्निकल इश्यूज इनकाउंटर हुए थे, जिसकी वजह से अभी ये हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि कोई डेफिनेट टाइमलाइन सामने नहीं रखी गई है कि कब तक फर्स्ट बैच 3 हेलीकॉप्टर्स का जो है ये भारतीय थल सेना को प्रदान किया जाएगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अनिश्चित काल तक के लिए जो डिले है ये हो चुकी है। और आपको बताते चले कि इन सेटबैक्स के अलावा भी भारतीय थल सेना के द्वारा ऑलरेडी जो जोधपुर है उसमें इसी वर्ष मार्च में जो पहली अपाचे स्क्वाड्रन है इसको रेज किया गया था और यहाँ पर भारतीय थल सेना ने अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है इसका प्रमाण दिया था। लेकिन अभी भी हमें इन हेलीकॉप्टर्स का इंतजार है, क्योंकि इनके आने के बाद भारतीय थल सेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ेगी और वेस्टर्न फ्रंट में भारतीय थल सेना के पास जो अटैक पावर है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये दुनिया के बहुचर्चित और सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिने जाते हैं। इसके पहले भारतीय वायुसेना जो है वो 22 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट कर चुकी है और अलग अलग मिशन में इनका इस्तेमाल भी किया गया है और ट्रेनिंग मिशन में भी काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया गया है। और जो पायलट है अपाचे के, वो इसकी कैपेबिलिटी पर बात करते हुए ये कहते हैं कि ये अपने कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इसमें एक तरफ जहां AGM-114 जैसी जो हेल फायर मिसाइल है वो काफ़ी घातक हो जाती है, तो वहीं इसमें जो कैनन है वो भी काफ़ी ज़्यादा घातक है। तो अब भारतीय थल सेना भी भारतीय वायुसेना के जैसे इनके हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन को रेस करने वाली है और कुछ रिपोर्ट इस तरफ भी इंगित कर रही है कि भारतीय थल सेना अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो एडिशनल नंबर है उसके तरफ भी जा सकती है। हालांकि अपाचे के अलावा जो LCS प्रचंड है ये ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और जो बहुत जल्दी एक बड़ी डील है 156 हेलीकॉप्टर की LCS प्रचंड की, ये भी फाइनलाइज कर ली जाएगी। तो अभी देखना ये है कि जो डिले हुई है कितने दिन की हुई है, कब तक इसका समाधान निकलता है और उसके बाद ही कोई स्पष्ट टाइमलाइन की बात हो सकती है। तो यहाँ पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इंतजार जो हम लोग कर रहे थे, अभी हमें उसमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि जो पायलट्स हैं ये ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और जो मेंटेनेंस क्रू है इनको भी जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरा काम रुक गया है, सिर्फ डिलीवरी इसकी रुकी हुई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एमका प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि एमका की जो टाइमलाइन अब फिक्स हो चुकी है और हमें ये पता है कि ये एयरक्राफ्ट 2035 तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। तो ऐसे में एक और नई रिपोर्ट सामने आई है। अब पता नहीं ये रिपोर्ट अच्छी है बुरी है, इसको कैसे देखा जाए, आइए पहले रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। हम सबको पता है कि एमका प्रोग्राम में शुरुआत से ही जो विदेशी कंपनियां हैं या विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन की इच्छा जताई थी और ये सभी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं कहीं ना कहीं MRFA से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और डसाल्ट एविएशन जैसी जो संस्था है, इन्होंने एमका में कोलैबोरेशन की इच्छा जताई थी। और अब यहाँ पर ये पता चला कि भारतीय वायुसेना का ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा। और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय किसी भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को कंसीडर नहीं कर रही है एमका प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर उद्देश्य ये है कि ये प्रोग्राम पूर्णतः स्वदेशी हो और इसमें हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाए। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है सारे बड़े निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये भारत के पब्लिक सेक्टर के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संयुक्त उपक्रम में पूरा किया जाएगा। कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज आपको बता दें कि जो सेल्फ रिलायंस का रास्ता है ये हमारे लिए काफी ज्यादा सही भी है, क्योंकि इसको लेकर के एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए एक बड़ा स्कोप लेकर आएगा, जहां पर वो न सिर्फ इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि वो प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल जैसी जो चीजें हैं उनमें सपोर्ट भी करेंगे। और ऐसे में सही मायने में जो आत्मनिर्भरता है हमें वो प्राप्त होगी। हालांकि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस निर्णय की तारीफ भी हो रही है
और ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया और जो तुर्की जैसे देश हैं इनसे इंस्पायर्ड भी है, क्योंकि इन्होंने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सेम अप्रोच को अपनाया है, जहां पर इन्होंने पूरी तरीके से जो अपनी खुद की कंपनियां हैं उन पर ही डिपेंडेंट रह के अपने एयरक्राफ्ट को वास्तविकता का रूप दिया है। हालांकि भले ही आपको सुनने में ये चीज़ें काफ़ी आसान लगती हो, लेकिन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए हमें ऐसे मटेरियल्स को विकसित करना पड़ेगा जो कि इस समय इसको ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाके खड़ा करें। लेकिन जिस प्रकार का अनुभव एचएएल के पास है, जिस प्रकार का वर्कफोर्स एचएएल के पास है, और एचएएल के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर चीज़ों को जल्दी करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम एमका के रोल आउट की बात करें तो ये 2026 तक हमें देखने को मिल जाएगा रोल आउट, और आगे की जो चीज़ें हैं वो चरणबद्ध तरीके से चलती रहेंगी। हालांकि हम आपको बता दें कि सारी चीज़ें प्रोडक्शन लेवल पर आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एमका के दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, मार्क 1 और मार्क 2, और मार्क 1 में भी जो सब वेरिएंट है वो देखने को मिलेंगे। एक नॉन स्टेल्थ मोड में भी ऑपरेट किया जा सकेगा और स्टेल्थ मोड में भी इसे हम ऑपरेट कर सकेंगे। रिपोर्ट्स की बात माने तो एमका के तकरीबन 5 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, और इनके लिए बकायदा 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित की जा चुकी है। और एक बार जब ये फुल फ्लैश प्रोडक्शन में आएगा तो इसकी कीमत 50 से 60% तक सस्ती होगी। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये सीसीएस अप्रूवल मिलने के 4 वर्षों के अंतर्गत रोल आउट होगा, और इसको ऑलरेडी सीसीएस अप्रूवल मिल भी चुका है। अब अगर हम एमका के स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी लेंथ जो होगी 17.6 मीटर की होगी, इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर का, वही इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम का होगा, और इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये 6500 किलोग्राम की होने वाली है। नॉन स्टेल्थ मोड में इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। तो वही स्टेल्थ मोड में ये अपने इंटरनल जो वेपन बे है उसमें 1500 किलोग्राम तक के जो वेपन हैं उनको कैरी कर सकेगा, जिसमें 4 मिसाइल्स भी शामिल होंगी। आपको बताते चले कि अगर हम वेपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 2 अस्त्र मिसाइल और 2 तारा मिसाइल अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये 2 शॉ मिसाइल और 1 तारा मिसाइल कैरी कर सकता है। और अगर हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 4 अस्त्र मिसाइल या फिर 8 शॉ वेपन को कैरी करने में सक्षम है, और ये जेडैम्स को भी कैरी कर सकता है। नॉन स्टेल्थ मोड में तो ये मैसिव पेलोड को कैरी कर सकता है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये 6500 किलोग्राम तक की होने वाली है, जो कि इसे एक लॉन्ग रेंज फाइटर के तौर पर प्रेजेंट करेगी। और ये तकरीबन एलसीए की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, क्योंकि एलसीए की जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है ये 2400 किलोग्राम की है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की सहायता से इसकी जो टॉप स्पीड होगी ये मैक 2.15 की होने वाली है, जो कि तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे है। वही कॉम्बैट रेंज की बात करें तो ये 1620 किलोमीटर की होने वाली है। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो ये 200 किलोमीटर की होने वाली है, 20 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग होने वाली है। अब यहाँ पर स्टेल्थ फीचर की बात करें तो इसमें आपको सर्पेंटाइन जो एयर इनटेक्स है वो देखने को मिलेंगे, जो कि इसके आईएफ सिग्नेचर को रिड्यूस करेंगे। तो वहीं इसमें आपको डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट भी देखने को मिलेंगे। विशेष रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्रूव करेंगे। वहीं इसमें आपको एडवांस एसा रेडार देखने को मिलेगा, जो कि उत्तम सीरीज का टॉप रेडार होगा। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, और ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होगा। नंबर्स की बात करें तो इनिशियली इसकी 7 स्क्वाड्रन खरीदी जाएंगी, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होंगे, और बाकी की 5 स्क्वाड्रन एमका मार्क 2 होंगी, जो कि स्वदेशी 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से पावर्ड होंगी। यानी कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको एमका से जुड़ी जो अपडेट्स हैं ये अच्छी लगी होंगी, और हम ये भी आशा करते हैं कि आपको हमारी डिफेंस अपडेट्स भी अच्छी लग रही होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।